हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ASR एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया को आज हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन क्रिया से आए तो वो क्वेश्चन हमारा छूटने ना पाए। सो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे जिस शब्द से हमें पता चले कि कोई कार्य हो रहा है तो उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, यहाँ पर छात्र जो कार्य कर रहे हैं वह है पढ़ना, तो यहाँ पे पढ़ना हो गया क्रिया। इसी तरह से वह लड़का गा रहा है, तो यहाँ पे हमें गाने का बोध हो रहा है तो गाना हो गया क्रिया। इसी तरह से पक्षी उड़ रहा है तो यहाँ पर उड़ना क्रिया हो गया। खरगोश दौड़ रहा है तो यहाँ पर दौड़ना क्रिया हो गया। आइए देख लेते हैं धातु की परिभाषा, क्योंकि अगर हम धातु को नहीं समझे रहेंगे तो क्रिया को हम अच्छे से समझ नहीं सकते। और धातु से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि धातु थोड़ा थोड़ा संस्कृत टाइप का वर्ड है, तो हिंदी के स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते कि धातु होता क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स धातु क्या होता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसका अर्थ है कि सामान्य क्रिया से ना हटा देने पर जो शब्द रह जाता है उसे धातु कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू फ्रेंड्स समझ लेते हैं। जैसे सामान्य क्रिया है लिखना, इसमें हम ना को हटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी धातु है। तो ना को हम जैसे ही हटा देते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें लिख धातु है। जो शब्द ना को हटाने के बाद बच जाता है वही होता है धातु। तो हमें इसमें पता चला ना को हटाने पे कि इसमें लिख धातु है। इसी तरह से आना, ना को हम लोग हटा देते हैं तो बाकी जो बच जाता है वो होता है आ, तो इसमें आ धातु हो गया। जाना में हम ना को हटा देते हैं अगर तो जा बस बचता है, तो जा हो गया हमारा धातु। इसी तरह से खाना में ना को हटा देंगे तो खा बचेगा, तो खा धातु हो गया इस शब्द में। इसी तरह से घूमना में ना को हम हटा देंगे तो घूम धातु। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही आसानी से धातु को पहचान सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इस शब्द में कौन सा धातु है तो आप लोग इस तरह से पहचान सकते हैं। आइए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं क्रिया के भेद। फ्रेंड्स, रचना की दृष्टि से सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। तो बेसिकली रचना की दृष्टि से क्रिया दो ही टाइप की होती है। पहली रूढ़ क्रिया और दूसरी हो गई यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया को फ्रेंड्स मूल क्रिया भी कहते हैं, तो ये जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में रूढ़ क्रिया की जगह पे कई बार मूल क्रिया ही पूछा जाता है, तो नाम की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये ना होने पाए इसलिए इसे अच्छे से याद कर लीजिए। देख लेते हैं फ्रेंड्स रूढ़ क्रिया। जो क्रिया एक ही धातु से बनी हो उसे मूल या रूढ़ क्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले धातु को पढ़ा है तो हमें पता है कि हम धातु को कैसे पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चलना है तो इसमें चल धातु है, एक ही धातु है, इसमें ना जोड़ने से की क्रिया बनी है। तो जो एक ही धातु से क्रिया जो बनती है वो होती है रूढ़ क्रिया, और रूढ़ क्रिया को ही हम मूल क्रिया भी कहते हैं। तो ये एक ही धातु से बना शब्द है। इसी तरह से पढ़ना, ये पढ़ धातु से बना है। इसी तरह से लिखना, ये भी एक ही धातु से बना है। आना, ये भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एक ही धातु से बना है। और बैठना, तो रूढ़ क्रिया को हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम देख लेते हैं वाक्य में प्रयोग करके रूढ़ क्रिया को। जैसे उसने पत्र लिखा, यहाँ पे लिखा क्रिया है, रूढ़ क्रिया है, और इसका पता हम इस तरह से लगा सकते हैं कि ये लिख धातु से बना है, एक ही धातु इसमें है। इसी तरह से रमेश आया, यहाँ पे भी एक ही धातु से बना है, इसलिए ये रूढ़ क्रिया हो गई। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रियाएं वे हैं जो एक से अधिक तत्वों से बनती हैं, मतलब एक से अधिक धातुओं से जो क्रियाएं बनी रहती हैं उनको हम यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना से खिलाना, यहाँ पे खाना रूढ़ क्रिया है, दैट मीन्स धातु इसमें खा है, और ये ना रूढ़ क्रिया बना, फिर रूढ़ क्रिया से फिर यौगिक बना खिलाना, मतलब ये डायरेक्टली धातु से नहीं बन रहा है, तो ये यौगिक क्रिया हो गई। इसी तरह से पीना,
पी धातु है और रूढ़ क्रिया बना पीना, और पीना से फिर पिलाना में आया, तो इसलिए ये हो गया यौगिक क्रिया। इसी तरह से पढ़ना, पढ़ धातु से पहले पढ़ना बना है और फिर उससे बना है पढ़वाना, तो ये भी यौगिक क्रिया हो गया। आदि इसी तरह से यौगिक क्रियाएं होती हैं। आइए यौगिक क्रियाओं के प्रकार को देख लेते हैं। यौगिक क्रियाएं हिंदी ग्रामर में 4 टाइप्स की होती हैं। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, और तीसरा अनुकरणात्मक क्रिया, चौथा नाम धातु क्रिया। आइए इन सभी के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इनसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे कि एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए। देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे गोविंद ने राम को जगवाया, यहाँ पे गोविंद राम को स्वयं नहीं जगाता है बल्कि किसी और के माध्यम से राम को जगवाता है। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। यहाँ पर मालिक स्वयं कार को नहीं साफ कर रहा बल्कि नौकर से बोल रहा है कार साफ करने के लिए, मतलब वो नौकर से कार साफ करवा रहा है। तो इसे हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, कर्ता कोई कार्य खुद न करे, स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाए। जैसे ही हमें सेंटेंस में ये पता चले तो हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है। शिक्षिका छात्र से पाठ पढ़वाती है, यहाँ पे शिक्षिका स्वयं पाठ को नहीं पढ़ रही बल्कि छात्र से पढ़वा रही है, तो यहाँ पे पढ़वाना प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। प्रेरणार्थक क्रिया के फ्रेंड्स रूप देख लेते हैं, मतलब प्रेरणार्थक क्रिया क्रिया से किस तरह से बनाई जा सकती है। जैसे ज्यादातर धातुओं के 2-2 प्रेरणार्थक रूप होते हैं। पहला वह जिसमें आ लगा रहता है, जैसे कर, ये हो गया हमारा धातु और इसमें आ की मात्रा लगा दी गई है करा, तो ये प्रेरणार्थक हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसी तरह से सुन, सुन धातु में आ की मात्रा ऐड कर दिया गया तो सुना, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। हट धातु में आ की मात्रा जोड़ देने पर हटा, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। दूसरा हम इस तरह से बना सकते हैं, जैसे दूसरे में हम वा जोड़कर भी प्रेरणार्थक क्रिया बना सकते हैं। जैसे कर से करवा, यहाँ पर हमने वा जोड़ दिया, जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले टाइप में कर से हमने यहाँ पर करा बनाया, यानी आ की मात्रा जोड़कर बना सकते हैं और वहीं वाव जोड़कर भी बना सकते हैं। मतलब एक क्रिया के 2-2 प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। इसी तरह से सुन से सुनवा, और इससे पहले हमने देखा सुन से सुना भी बन रहा था। इसी तरह से हट से हटवा आदि। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा टाइप संयुक्त क्रिया। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में पहले प्रयोग की गई क्रिया का ही अर्थ महत्वपूर्ण होता है। जैसे वह घर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंचना एक क्रिया है और दूसरा गया 2 क्रिया है। 2 धातुओं से मिलकर ये क्रिया बनी है, एक पहुंचना से और दूसरा जाना क्रिया से। तो 2 धातुओं के मेल से जो क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, और इसमें हमेशा महत्वपूर्ण हमारी पहली क्रिया होती है, यानी पहुंचना यहाँ पर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, गया का इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इसके साथ आया है। इसी तरह से वह गिर पड़ा, यहाँ पर गिरना एक क्रिया हो गई और पढ़ना 2 क्रिया। गिर पड़ा, यहाँ पे पहली क्रिया का महत्व ज्यादा है गिरने का, पड़ा तो सिर्फ इसके साथ आया है इसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह वहां प्रायः जाया करता था, यहाँ पर जाना एक क्रिया हो गई और करना 2 क्रिया। 2 क्रियाओं के मिल से जो बनता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण हमारा जाना है, करना नहीं। वह वहां प्रायः जाया करता था, तो जाना महत्वपूर्ण है। तो जो पहले आया होता है संयुक्त क्रिया में, तो पहली क्रिया का महत्व होता है वाक्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुकरणात्मक क्रियाएं। किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण में हम जो क्रियाएं बना लेते हैं उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स
जो आवाजें हम अपने आसपास सुनते हैं उन आवाजों को सुनकर ही हम उनसे क्रिया बना लेते हैं, तो उन क्रियाओं को हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खटखट की आवाज हम सुनते हैं, जैसे उसने दरवाजा खटखटाया तो खटखट की आवाज से हमने बना लिया खटखटाना क्रिया। भन भन की आवाज से हमने बना लिया भन भनाना। थर थर की आवाज से थरथराना। सन सन की आवाज से सनसनाना। थप थप की आवाज से थपथपाना आदि। तो फ्रेंड्स, अनुकरणात्मक क्रियाएं वही क्रियाएं होती हैं जो हम लोग जिन ध्वनियों को हम सुने हैं या रियल में सुने हैं या फिर कल्पना में जो ध्वनियां सुनते हैं, उन्हीं ध्वनियों आवाजों को ही हम क्रिया में बना देते हैं, तो वो अनुकरणात्मक क्रियाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, नाम धातु क्रिया। जो धातु संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, हाथ। हाथ संज्ञा शब्द है और इससे हमारी क्रिया बन गई हथियाना। बात संज्ञा शब्द है और इससे क्रिया बन गई बतियाना। शर्म भाववाचक संज्ञा है और शर्म से क्रिया बन गई शर्माना। तो जो क्रियाएं संज्ञा से बने वो नाम धातु क्रियाएं होती हैं। इसी तरह से सर्वनाम से भी नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे आप निजवाचक सर्वनाम होता है और पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है। आप से क्रिया बन गई अपनाना। इसी तरह से हम विशेषण से भी क्रिया नाम धातु बनाते हैं। जैसे गर्म से गरमाना नाम धातु क्रिया बन गई। ठंडा से ठंडाना नाम धातु क्रिया बन गई। तो नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बेसिकली बनती है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के टाइप्स, मतलब कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। दो ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं कर्म के आधार पर। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। आइए इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के साथ कोई कर्म कारक नहीं होता, इसके कारण इसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे मोहन हंसता है, यहाँ पर मोहन हंस रहा है तो हंसने का प्रभाव मोहन पर ही पड़ रहा है। तो करता है यहाँ पर मोहन, तो मोहन के ऊपर ही पड़ रहा है उसके हंसने का प्रभाव, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया हो गई। अगर उसके हंसने का प्रभाव किसी अन्य वस्तु पर पड़ता तो वो सकर्मक क्रिया होती। जैसे लड़का रोता है तो रोने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, लड़के के ऊपर ही पड़ रहा है, तो ये भी हमारी अकर्मक क्रिया हो गई। इसी तरह से पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ रहे हैं तो इसका प्रभाव पक्षी के ऊपर ही पड़ रहा है, तो पक्षी उड़ते हैं, ये वाक्य भी हमारा अकर्मक क्रिया हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के साथ कोई न कोई कर्म अवश्य होता है, इस कारण इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करें, यदि कोई उत्तर मिले तो समझिए कि क्रिया सकर्मक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ पर कार्य करने वाला कर्ता कौन है, वह, और खेल रहा है फुटबॉल, तो ये क्रिया हो गई। और खेल रहा है तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, फुटबॉल पर। इसको हम और भी आसानी से ट्रिक के थ्रू समझ सकते हैं। सेंटेंस में क्रिया में हम पूछेंगे क्या का प्रश्न करेंगे। जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है, हमें पता नहीं है कि इसमें कर्म क्या है, तो हम क्वेश्चन करेंगे क्या खेल रहा है, तो हमें आंसर मिलेगा फुटबॉल। तो क्या का जो आंसर मिलता है वही होता है हमारा कर्म, तो हमें कर्म मिल गया, इसलिए ये क्रिया हमारी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। वहीं दूसरे एग्जाम्पल में देखिए फ्रेंड्स, वह खेल रहा है, इसमें अगर हम लोग क्या का प्रश्न करते हैं तो क्या मिलता है। जैसे वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है, तो हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या का प्रश्न करिए क्रिया में, क्या पढ़ रहा है,
तो हमें पता चल रहा है कि पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पुस्तक हो गया हमारा कर्म, तो ये हो गई क्रिया सकर्मक। जहां पर भी हमें क्या का आंसर मिल जाता है तो हम बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि वाक्य में कर्म दिया हुआ है। जैसे वह पढ़ रहा है, इस वाक्य में अगर हम क्या का प्रश्न करेंगे तो हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। जैसे वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो हमें नहीं पता चल रहा है कि वह क्या पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी अकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द्विकर्मक क्रिया। कई सकर्मक क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं। ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स देख लेते हैं, जैसे श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई, तो हमने इससे पहले देखा था कि कर्म का पता लगाने के लिए वाक्य में क्रिया में प्रश्न करते हैं क्या या किसको। तो हम यहाँ पर प्रश्न करते हैं क्या पढ़ाई, तो हमें पता चलता है कि पुस्तक, तो यहाँ पे पुस्तक कर्म हो गया। और अगर हम इसमें प्रश्न करें किसको पढ़ाई, तो हमें पता चलता है कि राम को पढ़ाई। तो इस वाक्य में दो दो कर्म हैं, तो जिस वाक्य में दो कर्म का प्रयोग हुआ हो वे द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसके माध्यम से हम और भी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे लड़की ने अध्यापिका को कविता सुनाई, तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिया में हम प्रश्न करेंगे क्या का, क्या सुनाई, तो हमें पता चला कविता, तो एक कर्म तो हो गया हमारा कविता। और दूसरा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं किसको पढ़ाई, तो हमें पता चला कि अध्यापिका को। तो इस वाक्य में भी दो कर्म है, तो इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। किसी कार्य की समाप्ति के बाद दूसरे कार्य के बारे में बताते समय पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया में कर या करके लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे वह खाकर सो गया, यहाँ पे खा क्रिया में हम कर लगा रहे हैं, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये पूर्वकालिक क्रिया है। और इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि पहले वो खाना खाया, मतलब खाने को खत्म करके, खा कर यानी खाने के बाद तब वह सो गया। एक काम को खत्म करके फिर दूसरा काम वो कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह कार्य पूरा करके खेलने गया, यहाँ पर उसने पहले अपना कार्य पूरा किया और फिर खेलने गया। एक कार्य को समाप्त करने के बाद दूसरे कार्य को करना पूर्वकालिक क्रिया होता है। जैसे यहाँ पर इससे पहले हमने यहाँ पर देखा कि वाक्य में कर या करके आया रहेगा, तो यहाँ पर देखिए खा कर यहाँ पर आया है और यहाँ पर करके आया है, तो हम बहुत ही आसानी से पूर्वकालिक क्रिया को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया था, यहाँ पर था सहायक क्रिया है और मुख्य क्रिया है यहाँ पर खाना खाना। तो खाया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर था का प्रयोग हुआ है, तो था हमारी होगी सहायक क्रिया। तुम सोए हुए थे, यहाँ पर थी हो गई हमारी सहायक क्रिया। फ्रेंड्स इसको हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं सहायक क्रिया को। था, थे, थी, हैं, हो जैसे शब्द सहायक क्रियाएं होती हैं। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल जाए। धन्यवाद।